मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK करंट अफेयर। अपने आज के मौजू पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स कीजिए। आज का हमारा मौजू है, हमारे यूट्यूब के बहुत अच्छा नाम है उनका, वो है इमरान वसीम साहब। उन्होंने आज सदारती निज़ाम पे कुछ सवाल उठाए और उसके बारे में ये कहा कि पार्लिमानी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है और सदारती निज़ाम के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात होंगी, अदलिया को ये करना पड़ेगा, ये सारा कुछ उन्होंने काफ़ी अपनी वीडियो में ये बात की। अब मैं उनके सवालों के जवाब उनसे बात करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं उनसे मुखातिब हूँ, इमरान वसीम साहब से। अगर हो सके तो अगली वीडियो में वो मेरे इन सवालों के जवाब दे सकेंगे, मुतमईन हुए कि नहीं हुए, क्योंकि डिबेट ही बेहतरीन हल है। अगर मैं उनसे किसी चीज़ से डिसएग्री होता हूँ, मैं दलील के साथ बात करूँ, वो दलील के साथ बात करें। उनकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं ये आता हूँ कि 1960 से ले लें, सदारती निज़ाम आया, फिर पार्लिमानी निज़ाम आया, फिर सदारती निज़ाम, मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ में सदारती और पार्लिमानी दोनों रहे, फिर उसका नाम क्या पार्लिमानी निज़ाम आया, फिर मार्शल वो आ गया, दूसरा पार्लिमानी निज़ाम आ गया, फिर तीसरा पार्लिमानी, फिर चौथा पार्लिमानी निज़ाम आ गया, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर गैर जमाती उसका वो आ गया, मुशर्रफ का पार्लिमानी निज़ाम आ गया, और फिर जरदारी का पार्लिमानी निज़ाम आ गया। अब हम पिछले सालों को छोड़ के जो जरदारी का पार्लिमानी निज़ाम है, हम उस पर बात करते हैं। आप हमें ये बताएं इमरान वसीम साहब कि जरदारी के दौर में एक पार्लिमानी निज़ाम था, एक था प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और जो हमारे जरदारी साहब थे ये उसके सदारत में, उसके ओहदे पर फाइज थे, सदारती महल में थे। आपका क्या ख्याल है कि वो पार्लिमानी निज़ाम था? अगर पार्लिमानी निज़ाम था तो क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकेंगे कि राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इतनी ताकत नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्विस अदालतों को खत लिखते? क्यों कि पीछे सदर साहब ने उनको इजाजत नहीं दी थी। तो क्या ये पार्लिमानी निज़ाम था या ये सदारती निज़ाम था? सामने पार्लिमानी निज़ाम था, पीछे सदर जो हुक्म दे रहे थे वही चल रहा था। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं थी? क्या ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, इसकी अगर मैं शिक 1 या 2 की बात करता हूं, पहले जो है 14, इसकी शिक जो 14 है, 1 से लेकर 40 तक जो है वो हमारे बुनियादी हकूक की बात करता है। इसमें इंसान के रुतबा वगैरह की हुर्मत। आप हमें ये बताएं, क्या पाकिस्तान में आम आदमी को उसका रुतबे और उसकी हुर्मत का ख्याल रखा गया? यहाँ पर जो कमज़ोर आदमी है, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक है, किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक है, जो कमज़ोर आदमी है, ख्वाह वो मुसलमान है, ख्वाह वो क्रिश्चियन है, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो सिख है, उसकी कोई वक़्त नहीं है पाकिस्तान में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है माशरे में। मैं ये आपको सही बता रहा हूँ। और माशरे में उसी की इज्जत है जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है। पावर और मनी, पावर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो सिख है, ख्वाह वो क्रिश्चियन है, ख्वाह वो मुसलमान है, उसके इख्तियारात सारे मिल रहे हैं। इसके अलावा आम गरीब आदमी के पास कोई इख्तियारात नहीं है। क्या आम गरीब आदमी को तालीम वो मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या आम गरीब आदमी को वो इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फिर ये पार्लिमानी निज़ाम 1973 से लेके अभी तक ये क्या हुआ? 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में सूबों को दे दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि 12 साल से पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में हुकूमत कर रही है। क्या वहाँ स्कूल, तालीम का निज़ाम और उसका सेहत का निज़ाम और ये जो सारे बुनियादी हकूक़ हैं उन लोगों को मिलना शुरू हो गए? क्या वहाँ की जो सिंध कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ये सारे ये जस्टिस कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि 2018 तक आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक। क्या नवाज शरीफ के 18वीं तरमीम में ये बात हुई कि पार्टी का जो सदर है उसके खिलाफ पार्लियामेंट का कोई आदमी भी वोट नहीं दे सकता? ये क्या है? ये सिविल डिक्टेटरशिप नहीं है? भाई, मैं अगर अपनी पार्टी के जो सदर है, जो मेरा हेड है, अगर मैं उसके किसी बात से, राय से इख्तलाफ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इसने गलत बात की है, ये वो कहता है कि जी ये आदमी चोर है, इसको वोट दो, मैं उसको वोट नहीं देना चाहता, मेरी रुकनीत कैंसिल हो जाएगी। ये क्या है? ये आज़ादी, राय की आज़ादी है? क्या ये जो पार्टी का सदर है वो वज़ीर आज़म बन के डिक्टेटर नहीं बना हुआ? ये तो फिर मुनाफिकत है ना। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? अब आप आते हैं कि जी सदारती निज़ाम कैसे आएगा, उसमें यह करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ सदारती निज़ाम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। आप उससे इख्तलाफ करें और या इत्तफाक करें, यह आपका हक है, जिस तरह मेरा हक है। मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जब सदारती निज़ाम, आपने कहा कि नया आपको मैंडेट लेना पड़ेगा, मैं भी कहता हूँ नया मैंडेट लेना पड़ेगा। अब नया मैंडेट के लिए अगर आप पार्लिमानी निज़ाम की तरफ जाएंगे तो आप मुझे
आपके पास क्या श्योरिटी है कि यही जो चेहरे हैं इसमें से 95% यही चेहरे वापस आ जाएंगे, पार्लियामेंट में वापस आएंगे। हमारी पब्लिक इन्हीं को लेकर आएगी क्योंकि उनके मफादात उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ गुलाम हैं, कुछ मजबूर हैं। कुछ गुलाम इसलिए कि वो बिके हुए हैं, बिके से मुराद उनको खरीदा गया, उनकी नस्लों को खरीदा गया है। और कुछ जकड़े हुए हैं, कुछ के अपने जाती मफादात हैं। वो लोग क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं है, वो इन्हीं लोगों को लेकर आएंगे और 100 साल तक यही निज़ाम चलता रहेगा। यही लोग, इनकी आगे नस्लें चलती रहेंगी। क्या बेनज़ीर के बाद बिलावल आ गया, मरियम, नवाज शरीफ के बाद मरियम आ गई, या मौलाना मुफ्ती के बाद उनके वो आ गए, मौलाना फजल रहमान साहब आ गए, वली के बाद उनके आ गया। अब ये हमारी आगे नस्लें जो हैं, ये इनके बच्चों को उसका नाम क्या वोट देंगी। तो क्या होगा, ये जिनको टिकट देंगे वो जीतेंगे, ख्वाह वो जाहिल हो, गवार हो, कुछ भी हो, पार्टी का टिकट है वो जीतेगा। कहाँ से निज़ाम में बेहतरी होगी। अब अगर एक आदमी आके ये कहता है कि मैं निज़ाम में तब्दीली लाना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। इमरान खान ने इन 2 सालों में पाकिस्तान के इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिसके के उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके बावजूद इसने काफ़ी इस्लाहात लाने की कोशिश की। इसने एजुकेशन का, अब आप इस बारे में जो 31 मार्च से 2021 से जो उसका एजुकेशन का जो सिलेबस का आ रहा है कि एक सिलेबस आएगा, क्या पूरी 73 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ कि एक सिलेबस आया? अमीर, गरीब, और ये जो अमीर थे और मिडिल क्लास थी, और दूसरे ये नीचे जो थे बेचारे मदरसे के बच्चे, इनके लिए एक सिस्टम नहीं था, 3 निज़ाम चल रहे थे। एक निज़ाम आया 31 मार्च से आ रहा है नेक्स्ट ईयर से। इसके अलावा इन्होंने इस्लाहात लाने की कोशिश की, विसल ब्लोअर बिल का लाने की कोशिश की, और इसके अलावा बल्दियाती निज़ाम में इन्होंने वो कोशिश की। इसके अलावा जुडिशल सिस्टम में पुलिस रिफॉर्म लाने की कोशिश की। पार्लिमानी निज़ाम है, इनको वोट देने चाहिए थे, नहीं दिए। अगर अब इसका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये अवाम के साथ, इनका मफादात, ये जो जितने भी ये जो बिल्स हैं, ये जितनी भी लेजिस्लेशन होनी है, इसका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अवाम के साथ। अब ये पार्लियामान में जो लोग नुमाइंदे, जिन लोगों ने आपको भेजे हैं, ये इसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर पार्लियामान उनका सदर जो कह रहा है कि आपने इसमें वोट नहीं देना, वोट नहीं देंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डरे हुए, सहमे हुए सारा कुछ है, नहीं कर सकते वो। अब अगर आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है और उनको बुनियादी हकूक देने, सारा कुछ देना है, तो हाँ कोई भी सिस्टम हो, अगर इनको हकूक मिल रहे होंगे वो सिस्टम ठीक होगा। आप अमेरिका का उठा के देख लें, अदलिया आज़ाद है, सारा कुछ सदारती निज़ाम है। आप ब्रिटेन का उठा के देख लें, आप ब्रिटेन में देख लें कि वहाँ पर निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी है, लेकिन ऊपर क्वीन बैठी हुई हैं, उनके दस्तखतों के बगैर कोई कानून नहीं बनता, लेकिन अदलिया आज़ाद है, सारे बुनियादी हकूक उनके हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। बरतानिया में हमारा इस्लाम का यह है कि हम 1-2 मिसालें ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगा। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल, कि उन्होंने कहा था कि दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझसे पूछताछ होगी। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने घर की दीवारें ऊंची ना करना जब तक कि आपका पड़ोसी इजाज़त ना दे। अगर उसको तकलीफ है, उसकी धूप रुक रही है, उसका साया रुक रहा है, अगर उसको उसकी मर्जी नहीं है तो अपने घर की दीवारें ऊंची ना करना। यूरोप में, बरतानिया में ये कानून है कि अगर आपका कुत्ता आपने पाला है, आपको कुत्ते की खुराक का, हर चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आप अपने कुत्ते को, आपका कुत्ता भूखा है या कुछ, अगर पड़ोसी साथ वाले उसकी रिपोर्ट कर देते हैं, आपने कुत्ते को मारा, कुछ किया, तो वहाँ के वो लोग आ जाएंगे और उसको कुत्ते को ले जाएंगे और आप पे फाइन होगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। और दूसरा, बरतानिया में ये कानून है कि अपनी घर की दीवार आप ऊंची नहीं कर सकते अगर आपका पड़ोसी ऑब्जेक्शन लगा दे। आप बिल्कुल आप अपने घर की दीवार ऊंची नहीं कर सकते। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन यूरोप में ये कानून बन गया है। क्या पाकिस्तान में ये कानून है? नहीं है। जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये, जिनका हम दावा करते हैं, हमें तो मानना चाहिए ना। तो बात ये कि अगर ये कानून, ये चीज़ें अगर हमारे सदारती निज़ाम में मिलती हैं, हमारे बुनियादी हकूक सदारती निज़ाम में आते हैं, हमारे बच्चों की तालीम एक सिलेबस सदारती निज़ाम में आता है, लोगों को अदालतें जस्टिस देती हैं सदारती निज़ाम में, लोगों को एड मिलती है सदारती निज़ाम में, लोगों के बच्चों की तालीम से लेकर सेहत से लेकर हर चीज़ वहाँ पर उसको मिलती है। अदालतों के फैसले जल्दी होते हैं, ज़मीनों के फैसले जल्दी होते हैं सदारती निज़ाम में। तो कौन सा बेहतर निज़ाम है? आप बताते हैं कि किस तरह आएगा? आइन के मुताबिक आएगा। जब आप कहते हैं कि आप जाएँ फ्रेश मैंडेट लेकर आएँ। अब अगर इमरान खान अवाम से खिताब करके ये कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे मैंडेट दें, और मैंडेट इस सूरत में दें कि मैं, क्योंकि पता है कि जो इलेक्शन आएगा तो यही लोग आएंगे, यही लोग आएंगे।
अब अगर इमरान खान सदारत के लिए वो करता है, रेफरेंडम करवाता है कि जी मुझे रेफरेंडम जो है ना वो करके आप मुझे वोट दें, तो रेफरेंडम भी एक मैंडेट है। उसके जरिए आप रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कुछ अरसे के लिए आप कर सकते हैं, 4 साल 5 साल 7 साल, 4 साल के लिए या 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो भी है एक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद फिर फ्रेश मैंडेट लें कि क्या आया आप सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं। उन दिनों में ये इस्लाहात भी हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा, लोग एजुकेट हो जाएंगे और फिर आगे जो अवाम की मर्जी होगी कि वो पार्लिमानी निज़ाम लेकर आते हैं, सदारती निज़ाम लेकर आते हैं। क्योंकि एक ईमानदार आदमी इस पार्लिमानी निज़ाम में काम नहीं चला सकता। आप ये सोच सकते हैं कि इस पार्लिमानी निज़ाम में काम चला सकता है? आप मुझे बताएं कि अगर इमरान वसीम साहब आपके ऊपर कोई केस हो जाए, कोई केस हो जाए, क्या वो उस केस को वो कर सकता है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं मीर शकीलुर रहमान साहब की। उसके बारे में बात करते हैं। मीर शकीलुर रहमान साहब के ऊपर एलिगेशन है और हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। वो कहाँ है? हॉस्पिटल में। क्या मीर शकीलुर रहमान इससे पहले जब तक कि उन पर केस नहीं था, गिरफ्तार नहीं हुए थे, आप उनकी पूरी हिस्ट्री लाइफ की उठा के देख लें कि वो इतना अरसा कभी भी हॉस्पिटल में नहीं रहे जितना वो इन दिनों में हॉस्पिटल में रह रहे हैं। इसमें क्या किसकी खराबी है? हमारा मेडिकल, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है वो जाली उसका नाम का रिपोर्ट बना रहा है और ये जाली बीमार बन के बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, जाली बीमार बन के बैठे हुए। क्या हमारे हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप जो वो करके गए थे आप हमें बताएं कि आपने वो रिपोर्टें जमा कराई, क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया? नहीं पूछा गया। फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मरियम आज घर में बैठी जिनको जेल में होना चाहिए था। वो तो अपने वालिद की खिदमत के लिए आई थी, लेकिन वो वालिद साहब लंदन में, वो यहाँ खिदमत क्या फ़ोन पे खिदमत कर रही हैं? जेल में जाएं जहाँ पर उनको सजा हुई है। लेकिन कपास की 2 किलो कपास पे बाप, माँ और बेटी दोनों जेल में, और अरबों की चोरी पे बाप और बेटी घरों पे और एक लंदन में। क्या ये हमारा पार्लिमानी निज़ाम इसको इंसाफ दे रहा है? नहीं दे रहा। अगर सदारती निज़ाम में हमें इंसाफ मिल रहा है, अगर वो इस चीज़ें सदारती निज़ाम में आके गरीब इंसान को इंसाफ मिलेगा, तो हमारा मकसद है कि गरीब, ये पार्लिमानी निज़ाम बेस्ट निज़ाम है, इससे कोई शक नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन को फुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एज ए मुसलमान हमारे पास जो कुरान पाक है, इससे बड़ा आइन है ही कोई नहीं। जो अगर पाकिस्तान के उसमें आइन में कुरान पाक को अपना आइन बना लिया जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हर मजहब को आज़ादी होगी, हर आदमी को आज़ादी होगी। लेकिन चलो हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। इस्लामी जमहूरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी इस्लामी मुल्क के सदर को ये इख्तियार है कि वो किसी आदमी के कत्ल के कातिल की सजाए मौत को माफ कर सके? सदर के पास अपील जाती है कि फलां के उसको कत्ल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सदर साहब अगर अपील मंजूर कर लेंगे तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी। उस आदमी के कत्ल का प्रेसिडेंट के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो उसका रिश्तेदार है? लेकिन हमारा कानून आइन कहता है कि वो सजा माफ कर सकता है। तो फिर तो ये इस्लामी आइन ना हुआ, इंसान का लिखा हुआ है, इसमें तरमीम हो सकती है। लेकिन जो कुरान पाक है ये हमारे नबी अल्लाह ताला का फरमान है, और उसको अगर हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, उसको आइन बनाएं, इसको छोड़ के उसको आइन बनाएं, तो यकीन करें कि पाकिस्तान का हर मसला हल हो जाएगा। हमारी जो बेचारे अकलियतियाँ हैं, जो ख्वाह वो क्रिश्चियन हैं, ख्वाह वो हिंदू हैं, ख्वाह वो सिख हैं, ख्वाह कोई भी किसी भी उसमें से हैं, उन सबको उनके हकूक मिलेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए किसी गरीब आदमी के साथ उसको इंसाफ मिल रहा है? हर गरीब आदमी के साथ बेइंसाफी हो रही है। जो कि इसकी 14 शिक मैंने आपको सिर्फ एक बताई है, 1 से लेकर 40 तक इसकी जो पहली वो है आर्टिकल्स हैं, उसमें ये साफ लिखा हुआ है इंसानी हकूक, उसमें से एक पे भी अमल नहीं हो रहा। कैसा पार्लिमानी निज़ाम है? सिर्फ अमल हो रहा है इन लोगों को वो करने के लिए। क्या जितने केस इनके जरदारी या नवाज शरीफ के चले हैं, इतने केस में सामने सब नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है कि ये चीजें हुई हैं, उसको डिले टैक्टिस से वो किया जा रहा है। पार्लिमानी निज़ाम है ना, टैक्टिस से आगे चलाया जा रहा है। और वही लोग आके इस पार्लिमानी निज़ाम में मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के अपने केस को डिफेंड करते हैं। जो मुलजिम है वो डिफेंड कर रहे हैं। क्या आपने किसी आम आदमी को भी ये हक दिया कि टीवी के ऊपर आके अपने केस को डिफेंड कर सके? नहीं दिया। तो फिर ये पार्लिमानी निज़ाम किसको तकवीयत दे रहा है, किसको पावर दे रहा है? उन्हीं को जो कि हर जगह पावर में है। जरदारी साहब सदर थे, पावर में है। नवाज शरीफ साहब सदर थे, अपनी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म बन के उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अभी भी देख लो, पार्लिमानी निज़ाम में
ये नून लीग के जितने भी लोग हैं, ये बगैर नवाज शरीफ की जो सदर है और जरदारी अपना इसका शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट है इनकी उसका मुस्लिम लीग का, उसकी मर्जी के बगैर ये वोट नहीं दे सकते। क्या सा पार्लिमानी निज़ाम है? या तो है कि अपनी मर्जी की आज़ादी, इनको आज़ादी हो। अब इमरान खान की उसमें जब बात करते हैं कि जी उसमें काबीना में आपस में लड़ पड़े हैं, तो ये कहते हैं जी लड़ क्यों पड़े? क्योंकि हमारा माइंड ये है कि जो सदर है उसके खिलाफ आदमी बोल ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी बोल दे तो तूफान आ जाता है कि जी बस फूट पड़ गई इनमें। ये है हमारे पार्लिमानी निज़ाम। बल्कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उससे डिसएग्री कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, लेकिन नहीं समझ रहे, कह रहे हैं कि नहीं जी सदर उसके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, तो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ बगावत हो गई है। भाई मेरे पार्लिमानी निज़ाम की पहले रूह को समझो। लेकिन क्योंकि अभी हमारी एजुकेशन नहीं है, हमें अभी इतनी हमें वो नहीं आई कि हम पार्लिमानी निज़ाम को सही तरीके से समझ सकें, इसलिए सदारती निज़ाम इन सब मसलों का हल करने के लिए बेस्ट है। इमरान वसीम साहब, मैंने अपनी गुजारिशात आप तक पेश कर दी। आगे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो आपकी मर्जी। अगर हो सके तो मुझे इन बातों का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि रेफरेंडम और सदर, इमरान खान सदर और उसके बाद ये जो है 4 साल रहे, उसके बाद फिर अगला जो है वो जो हमारी पब्लिक है वो डिसाइड करे कि क्या पार्लिमानी निज़ाम चाहिए या सदारती निज़ाम चाहिए। मेन चीज़ ये है कि पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, जो हमारी आम पब्लिक है, जो पिसे हुए लोग हैं, खा वो किसी भी मज़हब से हैं, किसी फ़िरके से हैं, कोई भी हैं, उनको उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको मजहबी आज़ादी हो, उनको रहने की आज़ादी, उनको तालीम की आज़ादी हो, वो उस माशरे में इक्वल शहरी के तौर पर, इक्वल सिटीज़न के तौर पर उनको पहचाना जाए और उनको उनके हकूक़ मिलें। ये है असल सिस्टम, असल चीज़। ये पार्लिमान में आए या सदारत में आए, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।